मैम आपके आंसर्स चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द दून वैली, कि आप दून वैली से जो है वो क्या समझते हो। तो देखो, सबसे पहला तो है कि जो आपने ये डायग्राम बनाया ना, ये नीचे नहीं बनाना, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ कि डायग्राम जो है वो यहाँ ऊपर आपको इधर से इधर वाली साइड पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली ये पता होना चाहिए कि याद आप नहीं रहता सर। डायग्राम कहाँ पर बना रहे हो। और सेकंड तो ये बात जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। देन उसके बाद, दून्स आर इलोंगेटेड वैली बिटवीन शिवालिक रेंज एंड द लेसर माउंटेन्स, लेसर हिमालयन रेंजेस। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरेज इंट्रोडक्शन है, चलेगी, अच्छी है। अब यहाँ पर क्या है ना, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बता दो देहरादून, साथ में एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। और फिर बनाओ भी ना इस तरह से, जैसे आप यहाँ पर बना रहे हो तो हिमाचल का भी अगर आप पार्ट बनाते हो या हिमालयाज बनाते हो, तो एक साइड पे शिवालिक को दिखाओ, दूसरी साइड पे लेसर हिमालयाज को दिखाओ, देन उस तरह से बीच में स्ट्रक्चर करो ना यहाँ पे, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आपने यहाँ पर थोड़ी कोशिश तो की है कि लेसर हिमालयाज और शिवालिक, तो इसके बीच का जो फर्टाइल रीजन है दैट इज़ योर दून, ठीक है। और इसको कहाँ पर कहा जाता है, देहरादून। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दे आर फॉर्म थ्रू द सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर्स फ्रॉम द हिमालयाज। ओके, फिर उसका बाद देखो, फुल स्टॉप अगर आप लगा रहे हो तो कैपिटल डी नहीं आएगा। दून्स आर फर्टाइल इन नेचर। फिर ये इंपॉर्टेंट देखो, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है। जो आपने इंट्रोडक्शन की लाइन आपने अच्छी बना दी, ठीक है। देन उसका फीचर्स लिखो ना यहाँ पे, यहाँ पे आप ऊपर लिखो कि क्या क्या फीचर्स है। फिर आप एग्जाम्पल आपने ऊपर लिख दिया, फिर उसका फीचर्स बताओ। तो बताओ कि वो सेडिमेंट्री इन नेचर है, क्योंकि वो रिवर्स जो इरोजन के थ्रू ऊपर से लेकर आ रही है, उनको डिपॉजिट कर रही है, उसकी वजह से बने हैं, तो देवर सेडिमेंट्री इन नेचर। फिर उसके बाद बताओ कि दून जो है वो फर्टाइल इन फर्टाइल भी है साथ में, और सेडिमेंट्री एंड फर्टाइल इन नेचर दोनों का एक ही साथ बन जाएगा पॉइंट। सेडिमेंट्री एंड फर्टाइल इन नेचर एंड फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशनल फीचर, डिपोजिशनल फीचर की वजह से जो है वो ये बने हैं, इस तरह से बताओ। फिर फेमस दून्स का एग्जांपल आप ऊपर भी लिख सकते हैं, और भी आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसा वेज, ठीक है। यहाँ पर एक फीचर्स में आपने डाल दिया कि सेडिमेंट्री और फर्टाइल नेचर हो गया। देन उसका था वेजिटेशन का, बताओ कि वेजिटेशन यहाँ पर कैसी है। तो यहाँ पर आपको जो है वो एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन से लेकर ड्राई डेसिडियस आपको यहाँ पर जो है वो पेड़ पौधे मिल जाएंगे। और उसके बाद जब वेजिटेशन बता रहे हो तो वाइल्ड लाइफ भी बताओ कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कौन सी है। तो वाइल्ड लाइफ में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड मिल जाएगा, एलिफेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और फिर एग्जाम्पल दो ना यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, इस तरह अच्छा, से। वो भी दून में है? दून देहरादून, वैली। अगर आप देहरादून बना रहे हो ना, दून मतलब देहरादून, और देहरादून मतलब उत्तराखंड वाला रीजन, फिर इसको हिमाचल सेंट्रिक से घुमाकर उधर घुमाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर दुआब दुआब होते हैं उसकी जगह। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो आपने कोशिश तो की है। जब पटकाई दून हो गया या क्यार का दून हो गया जो सिरमौर में आता है, कुछ इस तरह से पॉइंट बन जाएंगे। सिरमौर में आता है ना क्यार का दून। हाँ जी। हाँ, ये इस तरह से, तो वो इस तरह से लिंक करके आपको इसको बनाना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन उसका नेक्स्ट है, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द सतलुज बेसिन। अब सतलुज बेसिन के बारे में अगर आप लिख रहे हो ना, तो देखो सबसे पहले मैं डायग्राम ढूंढूंगा। और एग्जामिनर भी क्या करता है कि आपको, अगर आपका डायग्राम है, आपके पास डायग्राम है, तो आपको जो है वो प्लस नंबर मिलेंगे। तो आपको डायग्राम जो है वो बताना पड़ेगा, उससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और सतलुज इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, मेन फीचर्स ऑफ द रिवर। अब देखो क्या है ना मैम, सतलुज जो है वो ठीक है, सतलुज बेसिन, आप थोड़ा सा सतलुज को बताओ पहले, कि सतलुज जो है वो ओरिजिनेट फ्रॉम द राकस लेक, ठीक है, इन तिब्बत मानसरोवर। या सतलुज को बताओ कि आप ये एंटीसीडेंट रिवर है या पेरिनियल रिवर है, इस तरह से आप बताओ कि सतलुज जो वो एंटीसीडेंट पेरिनियल रिवर है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत, और ब्रैकेट में लिख दो राकस लेक, मानसरोवर वाले रीजन से। देन उसके बाद आप बताओ कि ये जो है वो अगर इंटरनेशनल रिवर है, चाइना से क्रॉस करके ये जो है वो तिब्बत के विया जो है वो तिब्बत एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर एंटर करती है वो रीजन आप मैप में बनाओ। मैप में इस तरह से यहाँ से जैसे एंटर कर रही है, तो आप पूरा इसको बताओ कि ये एंटर हुई यहाँ से, इस तरह से एक इंटरनेशनल रिवर है। देन उसके बाद पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है, फिर पंजाब प्लेन्स के बाद जो है वो ये जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बना के पाकिस्तान में जाते हैं, और फिर इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। अब उसके यहाँ पर इस तरह से आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखो कैचमेंट एरिया अप्रॉक्सीमेटली ये सही पॉइंट है कि आप कैचमेंट एरिया बता रहे हो। फिर उसके बाद मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड वेरियस इरीगेशन प्रोजेक्ट इसके ऊपर लगे हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्ट का नाम है तो आप बता सकते हैं, तो आप इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट का लिख सकते हैं यहाँ पे। नाथपा झाकड़ी वाला ठीक है, हाइड्रो पावर में, और करछम ये भी ठीक है, दोनों पॉइंट अच्छे हैं। भाखड़ा डैम भी, ये भी सही है। इरीगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इन नियर बिलासपुर, गोविंद सागर लिखो ना यहाँ पे, और क्रूज़ लिखना जरूरी था। क्रूज़ वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते थे इसमें, जो रिसेंटली अभी आया न्यूज़ में, तो वो पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते थे।
फिर उसके बाद सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश में इतना डिस्टेंस कवर करती है, और ओवरऑल हिमाचल एंड ओवरऑल लेंथ इज 40 किलोमीटर. इट इज सिग्निफिकेंट एंड स्कैटर्ड एंड सेक्रेड रिवर ऑफ सेक्रेड रिवर टू लोकल पीपल. ऑलमोस्ट ठीक है ये पॉइंट अच्छा, लेकिन फिर आप बता सकते हैं कि एट द एंड सतलुज जो है वो इंडस जो आपका रिवर सिस्टम है उसका पार्ट है, और साथ में जो आपके इंडस जो आपका रिवर ट्रीटी है, कौन सी है वो, इंडस वाटर जो है वो ट्रीटी है, ठीक है, उसका जो है वो ये पार्ट है, और उसकी ईस्टर्न रिवर है, इसलिए भारत का जो है वो इसके ऊपर फुल कंट्रोल है. कुछ इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं एट द एंड. तो सर ये 60 वर्ड्स में था ना, मैम और 60 वर्ड्स फीचर्स तो भी आप पूछा वैसे भी था। इसमें क्रॉस कर गए ना. मैंने तो आपको पूरा आंसर बता दिया कि आप 150 120 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में कैसा लिखोगे, क्योंकि 60 वर्ड्स में आप जाते हो तो आपको इतना तो लिखना नहीं पड़ेगा. फिर तो आप सीधा बताओगे कि सतलुज जो है वो फीचर्स आपको बताने हैं ना, फीचर्स सतलुज रिवर के. तो आप सीधा लिखोगे सतलुज जो है वो इंडिया एक इंटरनेशनल रिवर है जो ओरिजिनेट होती है कहाँ से, राकस लेक मानसरोवर से, और फ्लो करती है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना. 3 पॉइंट्स हो गए. देन उसका फीचर्स में आप बताओगे पेरिनियल रिवर, एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है, ये जो है वो गॉर्जेस बनाती है, ठीक है, ये जो है वो आपका रैपिड फॉर्म करती है हायर रीजन में. फिर यहाँ पर वेजिटेशन आप बताओगे कि जो हायर रीजन है वहाँ पर वेजिटेशन कैसी है, लो रीजन में कैसी वेजिटेशन है, और डैम्स का बताओगे कौन कौन से डैम है. ये फीचर्स ऐड होने हैं यहाँ पे. अच्छा, ओके सर। फिर देखो 60 वर्ड में तो आपका आंसर ही घूम गया सारा. देन उसके बाद क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन सेफगार्डिंग ह्यूमन राइट्स. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन केम इन टू पावर थ्रू द ह्यूमन राइट एक्ट 1993. इट इज ऑल्सो नो इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. अब देखो ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी साथ में लिखो ऊपर, ठीक है, जो कि केम इन टू पावर थ्रू ह्यूमन राइट, या आप इसको लिख सकते हो एस्टेब्लिश्ड 1993 अंडर द ह्यूमन राइट एक्ट 1993. इस तरह से कुछ बना सकते हैं. विद द मेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर विजन और ऑब्जेक्टिव लिखो कि क्या विजन है, विजन या ऑब्जेक्टिव लिखो, फिर उसका रोल पे चलो कि क्या रोल है. तो रोल में आप बता रहे हो यहाँ पर एग्जामिन द केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, ठीक है, एग्जामिन द केसेस रिलेटेड टू द केसेस रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है. उसका पनिशमेंट नहीं करता मैम, ये सिर्फ केस को एग्जामिन करता है, स्टडी करता है, पनिशमेंट की पावर नहीं है इसके पास. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकता. इट रिलीजेज वेरियस रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट. दिस इज करेक्ट. इट यहाँ पर रिकमेंडेटरी मेजर्स बता सकते हैं. इट रिलीजेज इट इट मैम रिलीजेज नहीं होगा, उसकी जगह कुछ और लिखना है. इट मेड वेरियस रिकमेंडेटरी मेजर्स, इस तरह से. इट रिलीज द इंडेक्स एंड रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स. कौन सा इंडेक्स रिलीज करता है वो भी तो बताओ ना साथ में, कौन सा इंडेक्स रिलीज करता है ह्यूमन राइट. इट सेफ गार्ड्स ह्यूमन राइट्स. एग्जामिन द केस फॉर द वायलेशन, तो ठीक है, लेकिन रोल में आप सेफ गार्ड्स लिखना भूल गए कि ये सेफ भी कर रहा है ह्यूमन राइट्स को. सर ये जो ह्यूमन राइट्स को सेव कर रहा है, हाँ. ये किससे, मतलब स्टेट से सेव कर रहा है या फिर पीपल? एक तरह से क्या होता है कि ये स्टडी करता है. अब स्टेट से किस तरह से देखो, इसका मतलब क्या होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम हो गया ना वो ये होगा, जैसे मान लो कि आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और एक आता है कि स्टेट कोई जो है वो डिसीजन ले रहा है. अब स्टेट ने कोई डिसीजन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्लम्स के रिगार्डिंग, हम्म। स्टेट ने ये कहा कि स्लम्स को हटाकर यहाँ जो है वो बड़े पक्के घर बनाने हैं. तो अब उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ह्यूमन राइट एक्टिव हो जाएगा, कमीशन एक्टिव हो जाएगा. क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं जो है वो स्टेट स्लम्स को निकाल रही है, या फिर जो वो जिसको ठेका दिया वो काम प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो वहाँ पर इस तरह से जो है वो आपका ह्यूमन राइट कमीशन एक्टिव होता है, तो इस तरह से वो सेफ गार्ड करता है. देन आप यहाँ पर एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल फॉरम्स हो गए वहाँ पर भी जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. ये वेरियस एनजीओज के साथ कोलैब करता है, तो ताकि जो आपके वेरियस लाइक एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स को रन करता है, ये भी आप बता सकते हैं. फिर शॉर्ट कमिंग्स आपने अच्छी कोशिश की है बताने की कि क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है. तो ये रिकमेंडेशन देता है कमीशन जो है वो, लाइक द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन गिवन नॉट एनफोर्सेबल. ये ठीक है कि बाइंडिंग नहीं है, जो ये रिकमेंडेशन दे रहा है वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है. कमीशन डू नॉट हैव एक्स्ट्रा स्टाफ भी नहीं है, ये भी सही है पॉइंट. चलो थोड़ा एवरेज पॉइंट है. और टू इन्वेस्टिगेट द केसेस एंड कंडक्ट प्रॉपर इंक्वायरी, तो अब ऊपर वाला पॉइंट आप खुद ही काउंटर कर देते हो अपना जब आप इस तरह से लिख रहे हो. क्वेसी जुडिशियल नेचर है नो डाउट इसका, लेकिन इसके पास जुडिशियल पावर नहीं है. तो आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि क्वेसी जुडिशियल बॉडी तो बोल दिया लेकिन पावर नहीं है.
फिर पेंडिंग केसेस, जो पेंडिंग इश्यूज का ये भी चैलेंज रहता है कि केसेस इसके पास पेंडिंग पड़े हैं। और आप एक पॉइंट और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, उसके रिगार्डिंग क्या है कि मेन पावर जो है वो फिर गवर्नमेंट के पास ही रहती है। हाँ जी। ठीक है ये फिर, इसके पास पनिश की पावर भी नहीं है, वो तो मैंने आप इन्वेस्टिगेशन हाँ, की जब भी नहीं है। पनिशमेंट की पावर नहीं है तो फिर ये क्लियरली पता चलता है ना कि यहाँ से कि इसमें जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस स्टिल एक्टिव है। उसके बाद आता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नीड्स मोर स्टाफ एंड पावर टू रेगुलेट प्रॉपर्ली। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आप सीधा लिखो ना एक, कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो बुलवॉक है टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करने का। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो स्टेटस दिया जा सकता है। ये एक स्कोप रहता है, पोटेंशियल रहता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो हम इस तरह से इसको बता सकते हैं, एट द एंड फाइनल कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए मैम। और आप ना पता सबसे पहले क्या करो, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप अपने आंसर में एक इंट्रोडक्शन लिखो कि मुझे पहले एक इंट्रोडक्शन बनानी है, फिर मुझे उसका बॉडी पार्ट लिखना है। और बॉडी पार्ट को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करो। यहाँ पर आप लिखो सबसे पहले क्या चैलेंजेस है और फिर क्या जो है वो इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है। फिर उसके बाद जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो कंक्लूजन में, एक कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड लिखो। ठीक है, और फिर फाइनली एक वे फॉरवर्ड के बाद एंडिंग लाइन लिखो, जो आपका कंक्लूजन रहेगा और एक आपका वे फॉरवर्ड हो जाएगा जो आपकी तरफ से सुजेशंस रहेंगे। इस तरह से जो है वो अपने आंसर को बनाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए आंसर राइटिंग में, क्योंकि मैम बहुत टाइम हो गया आंसर राइटिंग करते करते। अभी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, आपको रेगुलर अच्छे आंसर लिखने चाहिए। ओके सर।